स्वागत है आप सभी का समाजशास्त्र की इस नई वीडियो लेक्चर क्लास में। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसमें कि आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए ये सोशियोलॉजी का जो ये वाला बैच मैंने स्टार्ट किया है सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। इसमें उनको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उनको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे और बीए पूरी परीक्षा की उनकी तैयारी करवाई जाएगी। तो ये चैप्टर 1 है समाजशास्त्र बीए सेकेंड सेमेस्टर का। चैप्टर 1 का नाम है भारतीय समाज की संरचना, ग्राम, कस्बे एवं नगर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज, टाउन्स एंड सिटीज। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। चैप्टर 1 है ये। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ध्यान से पढ़िए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, आप उन पर ध्यान देंगे, साथ में आप नोट करते हुए चलेंगे। देखिए ये वीडियो अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे, परीक्षा आते आते अगर 2, 4, 10 बार आप देख लेंगे, तो आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और परीक्षा में आपको सोशियोलॉजी में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो सीधे मैं आपको बताऊंगा, सिंप्लीफाई करके आपको समझते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें पहली जो चीज़ है जो मैंने हाईलाइट करी है, इनको आप ध्यान से देखिए। किसी भी समाज की भौतिक संरचना के निर्माण में जिन समुदायों का योगदान होता है, अब देखिए समुदाय की बात यहाँ आ गई। समुदाय पहले सेमेस्टर में बीए पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी समुदाय और समिति और संस्था, इन तीनों पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उनको देख सकते हैं पहले, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी। तो देखेंगे हम, किसी भी समाज की भौतिक संरचना के निर्माण में जिन समुदायों का योगदान होता है उनमें गांव, कस्बे तथा नगर प्रमुख हैं। अब ये 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपने गांव के बारे में आप जानते होंगे, आप लोग गांव में रहते होंगे। एक चीज़ होती है कस्बा, ये टर्म होता है, और नगर जैसे कि सिटी आप जानते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हें हम एक दूसरे से भिन्न समुदाय इस कारण कहते हैं कि इनकी भौतिक संरचना, जीवन शैली और व्यवहार प्रतिमानों में काफ़ी भिन्नता होती है। गांव एक ऐसा समुदाय है, ठीक है। गांव क्या है? एक समुदाय है। कैसा समुदाय है? जिसमें अधिकांश व्यक्ति खेती या खेती से जुड़े हुए विभिन्न व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। यानी कि गांव वो होता है जिसमें जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होती है वो खेती से अपनी जीविका चलाती है, अपना जीवन चलाती है, ठीक है। यहाँ अधिकांश लोगों का जीवन सरल और आत्मनिर्भर होने के साथ ही उनके बीच प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, ठीक है। प्राथमिक संबंध यानी कि आमने सामने के संबंध, प्रत्यक्ष संबंध जिनको हम कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे, नगर एक ऐसा बड़ा, आगे ध्यान देंगे, नगर एक ऐसा बड़ा समुदाय है जिसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत विविधता यानी कि डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नगरीय समुदाय में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध यानी कि जो आपस के उनके संबंध हैं वो क्या होते हैं? विभिन्न स्वार्थों पर आधारित होते हैं, ठीक है। गांव और नगर की मिश्रित विशेषताओं पर आधारित और इन्हें एक दूसरे से जोड़ने वाले समुदाय को कस्बे के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। यानी कि कस्बा क्या होता है? कस्बा जो होता है उसमें गांव और शहर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि गांव, ग्राम जो होता है, जिसको हम ग्राम कहते हैं या गांव कहते हैं, उसकी अवधारणा क्या है। आप चीज़ों को ध्यान देते हुए चलेंगे, मैंने हाईलाइट कर रखा है किताबों में, ठीक है। उनको आप नोट करते हुए चलेंगे मेरे साथ, और वीडियो को 2-4 बार आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी चैप्टर की आपकी। फिर आगे आप बीए कर रहे हैं, एमए करेंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, तो उस सब के लिए आपको ये चीज़ें अगर अभी से आप ध्यान देकर पढ़ेंगे, अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी में अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आएँ, तो आप मेरी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। ध्यान देंगे हम यहाँ पर। साधारणतया यह समझा जाता है कि जिस स्थान पर 3000 अथवा इससे कम व्यक्ति निवास करते हैं उसे एक गांव कहा जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर कि
जिस स्थान पर 3,000 अथवा इससे कम व्यक्ति निवास करते हैं उसे एक गांव कह सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मैंने, गांव वह समुदाय है जिसमें व्यक्तियों के संबंध सरल, प्राथमिक तथा परंपरागत होते हैं। देखिए संबंध, सोशियोलॉजी में हमें कुल मिलाकर संबंधों के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। प्राथमिक तथा परंपरागत होते हैं एवं जिसके अंतर्गत उत्पादन का उद्देश्य, यानी जो भी गांव में जो खेती बाड़ी की जाती है उसका जो प्राइमरी जो उद्देश्य होता है वो व्यक्तियों द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो गांव में भी जो खेती की जाती है वो बिजनेस के पर्पज से की जाने लगी है, ठीक है, उसका भी व्यापारीकरण हो गया है, समझे आप। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम। गांव वह समुदाय है जिसमें व्यक्तियों के संबंध सरल, प्राथमिक तथा परंपरागत होते हैं एवं जिसके अंतर्गत उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गांव के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ विलेजेस के बारे में हम जानेंगे, जिसमें कि गिलिन और गिलिन ने इनके अनुसार गांव के जो प्रकार हैं वो हम देखेंगे। गिलिन और गिलिन ने गांव की व्यावसायिक संरचना के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, कृषि करने वाले गांव। यह गांव वे हैं जिनमें साधारणतया सभी व्यक्ति कृषि के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। ऐसे गांव तुलनात्मक रूप से आकार में छोटे होते हैं, उनका जीवन स्तर बहुत सामान्य होता है तथा इनमें रहने वाले लोग परंपरावादी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है गांव का वो है गैर कृषि वाले ग्राम। ऐसे ग्रामों को कारीगरों, दस्तकारों अथवा शिल्पियों के ग्राम भी कहा जाता है। साधारणतया ऐसे गांवों की भूमि खेती के योग्य नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं वो खेती करते ही नहीं है, वो अन्य कामों में जुड़े होते हैं। इन गांवों का आकार भी छोटा होता है, यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। कुछ लोग खेती के द्वारा भी आजीविका उपार्जित करते हैं, यानी थोड़ी बहुत खेती लोग करते हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। तीसरा जो गिलिन और गिलिन ने बताया है गांव का प्रकार वो है औद्योगिक गांव, जिसको कि हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल विलेज कहेंगे, ठीक है। यदि किसी गांव में एक बड़े उद्योग अथवा कारखाने की स्थापना हो जाने के कारण गांव के अधिकांश निवासी उसी में श्रमिक के रूप में काम करने लगते हैं तो इसे औद्योगिक ग्राम कहा जाता है। यहाँ अनेक ग्रामीण बड़े उद्योग से संबंधित अपने छोटे छोटे स्वतंत्र उद्योगों की भी स्थापना कर लेते हैं। तुलनात्मक रूप से ऐसे गांवों में व्यावसायिक गतिशीलता बढ़ने के साथ उसमें नगरीय विशेषताओं का समावेश होने लगता है, ठीक है। चौथा जो इन्होंने गिलिन और गिलिन ने बताया है गांव के प्रकार में वो है उपनगरीय ग्राम। नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए गांवों को या ग्रामों को उपनगरीय गांव कहा जाता है। इनका समीपवर्ती नगर से घनिष्ठ संबंध होता है। खेती के अतिरिक्त बहुत से ग्रामीण नगर के उद्योगों में जाकर काम करते हैं। यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में भी ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। गांव के प्रकार के बारे में जानने के बाद आइए हम चर्चा करते हैं अब कि गांव की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज, ग्राम की मुख्य विशेषताएं। ध्यान देंगे हम, कई सारी विशेषताएं हैं तो इनको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखेंगे हम भारतीय ग्रामीण समुदाय की अनेक विशेषताएं संसार के दूसरे ग्रामीण समाजों के ही समान है। यानी कि भारत के जो गांव हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं वो पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी के बारे में है, ठीक है, भारतीय समाज के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय ग्रामीण समुदाय की अनेक विशेषताएं संसार के दूसरे ग्रामीण समाजों के ही समान है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी विशेषताओं का भी समावेश है जिन्हें भारतीय ग्रामीण समुदाय की मौलिक विशेषताएं कहा जा सकता है। यानी कि भारतीय जो गांव हैं उनकी कुछ अपनी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको कि वो उन्हीं में पाई जाती हैं, यानी कि भारतीय गांव में ही पाई जाती हैं। अमेरिका के जो गांव है वहां पर वो विशेषताएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। ध्यान देंगे हम, यह सच है कि हमारे ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में
समय समय पर अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी परिवर्तन की यह प्रक्रियाएं यहाँ के ग्रामीण जीवन को अधिक प्रभावित नहीं कर सकी। भारतीय ग्रामीण समुदाय में आज जो विशेषताएं विद्यमान हैं, उन्हें संक्षेप में निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। अब आइए विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली विशेषता होती है छोटा आकार। ये गांव की पहली विशेषता होती है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, जैसा कि अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि 3000 या उससे कम की पॉपुलेशन होती है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता होती है वो कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। भारतीय जो गांव हैं, दुनिया का कोई भी गांव हो वैसे, उसकी विशेषता होती है कि वहाँ खेती होती है। ये मुख्य विशेषता होती है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। इसी वजह से हम पहले एक एक चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हमको पॉइंट्स पता चल जाएं। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आप अगर पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको पॉइंट्स ही नहीं याद होंगे तो पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है चीज़ों को। ठीक है। दूसरा है कृषि की मुख्य विशेषताएं। ठीक है। तीसरा है परिवार का महत्व। ठीक है। परिवार का महत्व, अब देखिए यहाँ पर मैंने सच्चिदानंद, ये इनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब आइए इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सच्चिदानंद ने लिखा है कि भारत के कृषक समाज में व्यक्ति की पहचान उसके विस्तृत परिवार के ही संदर्भ में होती है। गांवों में आज भी व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करते हैं जिन्हें परिवार द्वारा उचित समझा जाता है। ये हमारे गांव की विशेषता है। ठीक है। भारतीय कृषक समाज की ये विशेषता है कि परिवार के लोग जिस काम को अच्छा कहेंगे, व्यक्ति उन्हीं काम को करेगा, यानी कि परिवार की बात वो मानेगा। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय गांवों में, भारतीय समाज में आज भी संयुक्त परिवार की व्यवस्था बनी हुई है काफ़ी हद तक। ठीक है। व्यक्ति के विवाह संबंधों, व्यवसाय और ऐच्छिक संगठनों की सदस्यता का निर्धारण करने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक कि व्यक्ति की राजनीतिक क्रियाएं भी परिवार के बड़े बूढ़ों द्वारा ही प्रभावित होती हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं जो चौथी विशेषता है भारतीय ग्राम की, वो है धर्म का महत्व। ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। भारत के ग्रामीण समुदाय में धर्म का महत्व आज भी सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। साधारणतया ग्रामीण समुदाय का कोई भी सदस्य ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिसे धर्म विरोधी समझा जाता हो। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने धार्मिक नियमों, परंपरागत विश्वासों और प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करेगा। इसके फलस्वरूप गांव में जो व्यक्ति जितनी धार्मिक बातें कर सकता है, उसे उतना ही बड़ा ज्ञानी और सिद्ध पुरुष समझा जाता है। ठीक है। अब ये क्या है ना कि धर्म की बातें करना एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्म का व्यवहार करना, ठीक है, अपना आचरण अच्छा रखना, लोगों की सहायता करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, मेरे ख्याल से असली धर्म यही होता है। ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी पूजा पाठ कर लिए, क्या कर लिए, अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, किसी की सहायता नहीं कर रहे, ठीक है, बिना वजह लोगों से आप जलन रख रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से फिर आप कितनी भी पूजा करिए, गंगा नहाइए, हज करने जाइए, आप कुछ करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो व्यक्ति को व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति के लिए है। समाज जो है व्यक्तियों से ही बना है, आपस के संबंधों से ही जो है, अगर संबंध अच्छे रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। ठीक है। उतना ही सिद्ध पुरुष समझा जाता है। संभवतः इसी के कारण भारतीय गांवों में आज स्थानीय देवी देवताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। धर्म के परंपरागत स्वरूप ने ही एक ऐसी भाग्यवादिता को प्रोत्साहन दिया है जो व्यक्ति को और अधिक धर्म भीरू बना देता है। अब देखिए यहाँ पर खुद ही पुस्तक में लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा धर्म की वजह से क्या होता है ना, धर्म की देखिए गलत डेफिनेशन जो धर्म की लोगों को बता दी गई है, सिखा दी गई है, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है। लोग भाग्य में ज़्यादा यकीन रखने लगे हैं, लोग कर्म नहीं करना चाहते, जबकि कर्म करेंगे तभी कुछ पॉजिटिव होगा लाइफ में उनके। ठीक है। आइए अगली विशेषता देखते हैं, जीवन में स्थिरता। ठीक है। पांचवी भारतीय ग्रामीण विशेषता है कि जीवन में स्थिरता होती है। अगला है श्रम के विशेषीकरण का अभाव होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
देखिए, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएँगी, उनको आप कमेंट करेंगे तो उनके लिए अलग से आपको समझा दिया जाएगा, वीडियो बना दिया जाएगा, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो वहाँ पर मेरा नंबर दिया हो, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो सहायता होगी वो की जाएगी। पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको वहीं पर दिए जाएँगे, ठीक है? भारतीय ग्रामीण समुदाय में अधिकांश व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं होते हैं। ये गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फ़िलहाल अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले ऐसा रहा होगा। उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगभग सभी कार्यों का कुछ ज्ञान अवश्य होता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण समुदाय में एक व्यक्ति हल चलाना, फसल बोना, सिंचाई करना, खाद बनाना, फसल को बाजार में बेचना, हल और बैलगाड़ी की मरम्मत करना जैसे सभी कार्य स्वयं ही कर लेता है। स्त्रियां अपने बच्चों का पालन पोषण करने और परिवार से संबंधित दूसरे दायित्वों को निभाने के साथ ही कृषि कार्य में सहयोग देती हैं। पशुओं, खलिहान और फसल की देखरेख करने का काम भी स्त्रियों और बच्चों द्वारा ही होता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय का जीवन एक सामान्य जीवन है, विशेषीकृत जीवन नहीं है। शहरों का जीवन जो होता है वो विशेषीकृत होता है, ठीक है। आइए अगली जो विशेषता है 7वीं, सरल जीवन, ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार। तो ये भारतीय ग्रामीण विशेषता है। इसके बाद है सामाजिक जीवन में समरूपता। समरूपता यानी कि एक जैसा, समरूप होना यानी एक जैसा होना, ठीक है। अगला है गतिशीलता की कमी, और 10वां जो पॉइंट है इससे सभी लोग परिचित होंगे, जाति व्यवस्था का प्रभाव। भारतीय जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें जाति व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। वर्तमान में चीज़ों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी ये जो जाति की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, इस पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है। जाति व्यवस्था के बारे में मैंने बताया हुआ है, जातिवाद की जो समस्या है उस पर बताया हुआ है। आप चैनल पर जाकर उसको वीडियो देख सकते हैं, तो आपकी ये जाति का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे फिर आगे चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है। देखिए, आप अगर मेरे साथ जुड़कर इस चैनल से पढ़ाई करेंगे तो सोशियोलॉजी में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होंगे आपके बीए के, एमए के, उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स आपके आएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। मैं जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आप पढ़ना थोड़ा आपको पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो जाति व्यवस्था का प्रभाव, ठीक है। अगला है जजमानी व्यवस्था प्रथा का प्रभाव, ठीक है। भारतीय ग्रामों में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करने में जजमानी प्रथा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं। अगली जो विशेषता है वो है संयुक्त परिवार प्रणाली। जैसा कभी पीछे हम बात कर रहे थे, भारत के ग्रामीण समुदाय में भारत के ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है। इन परिवारों में 2-3 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी साथ साथ रहते हैं। अब देखिए, ये संयुक्त परिवार की विशेषता की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इशू हो रहा है, ध्यान देंगे हम। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो अब वो फिक्स हो गई है। भारत के ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवारों की प्रधानता है। इन परिवारों में 2-3 पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी साथ साथ रहते हैं और परिवार के सभी कार्यों में संयुक्त रूप से हिस्सा बांटते हैं, ठीक है। संयुक्त रूप से वो सहयोग करते हैं। ये भारत में जो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं ये उनकी विशेषता है, ठीक है। आगे देखेंगे, परिवार में कर्ता का स्थान सर्वोच्च है और सभी सदस्य उसके आदेशों का पालन करना अनिवार्य समझते हैं। यह संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। यही कारण है कि ग्रामीण जीवन की अनेक विशेषताओं में परिवर्तन हो जाने के बाद भी संयुक्त परिवार प्रणाली को एक उपयोगी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। अगली जो विशेषता है वो है जनमत की प्रधानता, ठीक है, जनमत। इसके बाद है अशिक्षा और भाग्यवादिता। अब देखिए, ये एक समस्या है, इसको समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भारतीय ग्रामीण समुदाय आज भी बहुत अशिक्षित और भाग्यवादी है। देखिए, भाग्यवादी तो है, ये तो मानना पड़ेगा,
अशिक्षित है ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की सोच परिवर्तित हो रही है, ठीक है। खेती की प्रकृति स्वयं इस प्रकार की है कि इसके लिए न तो शिक्षा को आवश्यक समझा जाता है और न ही इसके द्वारा शिक्षा दिलाने के लिए व्यक्ति साधन जुटा पाता है। अशिक्षा की दशा में भाग्यवादिता को स्वयं ही प्रोत्साहन मिलने लगता है। यहाँ बच्चों के जन्म, फसल की स्थिति, बीमारियों और आकस्मिक विपत्तियों का कारण व्यक्ति का भाग्य ही समझा जाता है, ठीक है। ये भाग्यवादिता का ही दुष्परिणाम है, मैं कहूँगा। यह सच है कि भारत में सभी लोग कर्म की धारणा से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित हैं, लेकिन ग्रामीण समुदाय में कर्म फल की धारणा स्वर्ग और नरक तथा ईश्वरीय न्याय संबंधी विश्वासों का जितना प्रभाव है वैसा किसी दूसरे समुदाय में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रामीण जो समुदाय होता है, जो गांव होता है, उसकी सामाजिक संरचना क्या होती है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में कई लोगों ने बताया है, कई समाजशास्त्रियों ने बात की है, जिसमें से भारतीय समाजशास्त्रियों की बात करें तो उसमें एस.सी. दुबे का नाम आता है, एम.एन. श्रीनिवास। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास सोशियोलॉजी में एक बहुत ही विख्यात नाम है। मैंने ऑलरेडी इनके द्वारा बताए गए, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, एक है संस्कृतिकरण और एक है डोमिनेंट कास्ट का। दोनों पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगले हैं B.R. चौहान, उसके बाद है रॉबर्ट रेडफील्ड तथा मैकिम मैरियट, ठीक है। देखेंगे हम ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के निर्माण में, यानी सामाजिक संरचना का मतलब कि समाज बना कैसे है, ठीक है। गांव जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना के निर्माण में रेडफील्ड, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। रेडफील्ड ने परिवार, नातेदारी, धर्म, जाति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा तथा स्थानीय सत्ता को प्रमुख स्थान दिया है, ठीक है। देखिए, जो ये चीज़ें मैंने आप ही के लिए हाईलाइट कर रखी हैं, आप इससे नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर ये वीडियो 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार परीक्षा होने से पहले, अभी तो 3-4 महीने आपके लगेंगे एग्ज़ाम होने में सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तब तक अगर आप 2-4 बार, 10 बार वीडियो देख लेते हैं अच्छे से, तो आपको कहीं और जाना नहीं है, कहीं और पढ़ना नहीं है। इसके अलावा एक और अपडेट बता दूं आपको कि अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी जस्ट मैंने नया चैनल जो है इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया है, जो कि चैनल के ही नाम से है, विरुद्ध सोशियोलॉजी। अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर चैनल का ही लोगो वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा और वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे हम। वास्तव में ग्रामीण समुदाय की सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर कि सबसे छोटी इकाई कौन है, व्यक्ति है। उसकी सामाजिक स्थिति और अपने परिवार और नातेदारी के अनुसार ही निर्धारित होती है, यानी व्यक्ति की जो सोशल एक उसका समाज में जो स्थान होता है वो उसका परिवार और उसकी जो नातेदारी होती है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसी कारण विवाह को भी दो व्यक्तियों का संबंध न मानकर दो परिवारों का संबंध माना जाता है। ये हमारे यहाँ भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की बात है कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो वो दो व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं मानते, दो परिवारों के बीच में संबंध मानते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। शादी का मामला दो इंडिविजुअल के बीच में होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं अपने पर्सनल विचार नहीं रखना चाहता। हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बात करेंगे। देखते हैं, तो दो परिवारों का संबंध माना जाता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की दूसरी मुख्य इकाई विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली ऊंच नीच की व्यवस्था है। ये भारतीय जो गांव हैं उनकी ये विशेषताओं की बात हो रही है। यहाँ पर जो जाति की व्यवस्था पाई जाती है, जातिगत कास्ट सिस्टम जो पाया जाता है, उसमें ऊंच नीच की भावना आपको देखने को मिलेगी लोगों में। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश व्यक्ति आज भी जाति से संबंधित विवाह, खान पान और सामाजिक संपर्क के संबंधों को बनाए रखना आवश्यक समझते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा जातिवादी होते हैं वो ऐसा करते हैं, हालांकि एक समझदार व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए।
वरना शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति रहना है, अपनी जाति का बहुत सम्मान करना है, दूसरे व्यक्ति को बेकार समझना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, समाज में कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको कोई काम नहीं है वो बस कभी धर्म के आधार पर आपको बांटेंगे, कभी जाति के आधार पर बांटेंगे। तो इन सब चक्करों में फिलहाल नहीं पड़ना चाहिए, जो समझदार हैं उनको। ठीक है, धर्म इस संरचना की इसलिए एक मुख्य इकाई है कि ग्रामीण समुदाय में स्थानीय देवी देवताओं की प्रधानता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की सामाजिक संरचना में छोटी छोटी परंपराओं का विशेष महत्व होता है। ग्रामीण समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि के साथ एक भावनात्मक लगाव होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि के साथ एक भावनात्मक लगाव होता है। जमीन के चक्कर में आप देखते हैं कि तमाम लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि हत्या तक हो जाती है, भाई भाई की हत्या कर देता है। ठीक है, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। साधारणतया जिन किसानों के पास अधिक कृषि भूमि होती है उनकी सामाजिक स्थिति छोटे भूमि वाले किसानों की तुलना में अधिक ऊंची हो जाती है। देखिए, सीधी सी बात है कि जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, ठीक है, ज़्यादा पकड़ होगी, उसका जो सोशल स्टेटस होगा वो अपने आप ऊपर रहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। यहाँ की सामाजिक संरचना में परंपरागत और धार्मिक शिक्षा का विशेष महत्व है। प्रत्येक ग्रामीण समुदाय कुछ ऐसे मूल्यों और आदर्श नियमों से बंधा रहता है जिन्हें ग्रामीण अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं। देखिए, मूल्य की बात यहाँ पर हो रही है। मूल्य ऐसे नियम होते हैं जिनको जो हमारे व्यवहारों को गाइड करने का काम करते हैं। मूल्य हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, तो गांव के बारे में हमने जान लिया, ग्राम का कॉन्सेप्ट जो था वो हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि कस्बा क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, इतने में ही हम इसको समझ लेंगे। कस्बा, इसको इंग्लिश में टाउन कहते हैं। ये नाम आपने अक्सर सुना होगा। देखेंगे हम, ध्यान देंगे। सन 1961 की जनगणना में सबसे पहले यह निर्धारित किया गया कि किस स्थान को गांव कहा जाएगा और किसे कस्बा माना जाएगा। ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में डेट्स वगैरह पूछ लीजिए। जब आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देंगे, बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आपको डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होती हैं वहाँ पर। ठीक है, इस जनगणना में किसी भी उस क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया जो 3 शर्तों को पूरा करता हो। यानी कि 3 कंडीशन होती हैं। अगर वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तब जाकर उस क्षेत्र को हम कस्बा कहेंगे, उस स्थान को हम कस्बा कहेंगे, उस एरिया को हम कस्बे यानी कि टाउन कहेंगे। पहला क्या है? जिस क्षेत्र की जनसंख्या 5,000 या उससे अधिक है। ठीक है, तो ये गांव से ज़्यादा है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात बता दूं कि कस्बा जो होता है वो गांव और नगर के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है। जैसे जैसे जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है 12th में, उनको पता होगा कि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कस्बा होता है वो गांव और नगर के बीच की कड़ी के रूप में उसको देखा जाता है। ठीक है, दूसरी तो जनसंख्या जो होगी वहाँ की वो 5,000 या उससे अधिक की होगी। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए टाउन में वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कम से कम 400 व्यक्ति रहते हों। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है उस क्षेत्र में वयस्क पुरुषों की कम से कम 75% संख्या गैर कृषि कार्यों के द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो। यानी कि 75% ऑफ पॉपुलेशन जो हो वहाँ पर जो उनका सोर्स ऑफ इनकम हो वो खेती नहीं हो। अगर वो खेती है तब तो वो गांव हो जाएगा। ठीक है, खेती से थोड़ा इतर होना चाहिए, खेती के अलावा होनी चाहिए, अन्य कोई व्यवसाय होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम उसको कहेंगे कि ये टाउन है, यानी कि ये कस्बा है। ठीक है, कस्बा जान लेने के बाद अब आइए हम देखते हैं कि नगर क्या है। ठीक है, नगर के बारे में हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं, देखेंगे। नगर जिसको इंग्लिश में हम सिटी कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा, जिसमें लूमिस
सीपी लूमिस का जो कथन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आती, कोई एक डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए। एग्जाम परीक्षा में जब आएगा तो आप एक डेफिनेशन याद होगी, उसको आप कर देंगे तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और डेफिनेशन में लिखते समय आप एक चीज़ याद रखिए, हमेशा जब स्टार्ट करेंगे किसी के अनुसार या किसी का कथन होता है तो उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, तो लूमिस का कथन है कि नगर एक ऐसा समाज है जिसे अन्य समाजों से जनसंख्या के आकार और घनत्व, व्यवसाय की प्रकृति तथा सामाजिक संबंधों की भिन्नता जैसी विशेषताओं के आधार पर पृथक किया जा सकता है। तो ये इनकी परिभाषा है, इन्होंने नगर की ऐसी परिभाषा की है। ठीक है, दूसरी जो कि मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, दुर्खीम, इमाइल डर्कहाइम इनका पूरा नाम है। हिंदी में दुर्खीम लिखा है, इंग्लिश में कोई इनको डर्कहाइम कहता है, कोई दुर्खीम कहता है। तो फिलहाल कुछ भी कहें आप, दुर्खीम भी कहें तो चलेगा। ये दुर्खीम के शब्दों में नगर ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, अब ये सावयवी एकता क्या होती है आइए देख लेते हैं इसमें। इस कथन के द्वारा दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि नगर को सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक एकता के एक विशेष प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह हमारे सावयव अर्थात शरीर रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, हमारे डिफरेंट हाथ है, पैर है, आँख, नाक, ठीक है, लिवर, किडनी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, वो एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, उसी तरह नगर में, और सबका अलग अलग काम है, लेकिन वो आपस में जुड़ के वो जो अलग अलग अपने अपने काम को जो फिलफिल करते हैं तो उससे पूरी बॉडी हमारी ग्रो करती है, पूरी बॉडी हमारी सही से फंक्शन कर पाती है। ठीक है, उसी तरह नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण ऐसी दशाएं हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, अभी पीछे हमने जो गांव की विशेषता है उसमें हमने देखा कि इनका अभाव पाया जाता है, वहां पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के कारण ही नगर में हित प्रधान, द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। ठीक है, और गांव में क्या था, गांव में प्राथमिक संबंध था, अनौपचारिक संबंध पाया जाता था। ठीक है, अब हम नगरों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ममफोर्ड की एक पुस्तक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने नगरों को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इनकी जो ये फेमस बुक है, अक्सर देखिए ये जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से चीज़ों को नोट करिए, समझते हुए चलिए। इनकी पुस्तक का नाम है द कल्चर ऑफ सिटीज़। आप जब बड़े एग्जाम्स देंगे ना, जैसे कि आप नेट जेआरएफ का जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। किताब का नाम दिया रहेगा, राइटर को पूछ लेंगे, राइटर को देंगे, किताब का नाम दे देंगे। तो अगर अभी से आप चीज़ों को सेमेस्टर, भले आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अभी से आपको तैयारी करनी है अच्छे से, समाजशास्त्र विषय को लेकर आगे बढ़ना है, तो आप सही जगह पर हैं। आपकी तैयारी पूरे सेमेस्टर की, आपकी अच्छे से तैयारी समाजशास्त्र विषय की करा दी जाएगी, नोट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी आप उनको कमेंट में लिखेंगे, उसको आपको दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये किताब आप याद रखें, द कल्चर ऑफ सिटीज़, आप ये याद रखेंगे, राइटर का नाम है ममफोर्ड। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। इसमें इन्होंने 6 टाइप बताए हैं। पहला आरंभिक नगर, जिसको इकोपॉलिस कहते हैं। दूसरा है मध्यम नगर, जिसको कि पॉलिस कहते हैं। तीसरा है महानगर। महानगर जैसे भारत में कौन कौन से महानगर हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये बेंगलुरु हो गया, ये महानगर हैं, इनको मेट्रोपोलिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए कि मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, महानगर। आम आदमी को नहीं पता कि महानगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, अगला है विराट नगर। ये देखिए विराट कोहली वाला विराट नगर नहीं है, ये विराट नगर, जिसको कि हम मेगापोलिस कहते हैं। ये समाजशास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में है। ठीक है, पांचवा जो इन्होंने बताया है वो है समस्या मूलक नगर। ठीक है, अगला है इन्होंने बताया है मृत प्राय नगर। तो ये 6 इन्होंने नगरों के प्रकार बताए हैं ममफोर्ड ने। किसने, कौन सी पुस्तक है उनकी, द कल्चर ऑफ
सिटीज़, याद रखेंगे आप। इसके बाद आइए हम देख लेते हैं नगरों की विशेषताएं क्या हैं। फटाफट देखेंगे इसको क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। पहला है जनसंख्या का आधिक्य, जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा है जनसंख्या में विभिन्नता, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। नगरों का आकार ही बड़ा नहीं होता बल्कि इनकी जनसंख्या में धर्म, भाषा, व्यवसाय और जीवन स्तर के आधार पर अत्यधिक विषमता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे, अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग लाइफ स्टाइल, तो नगरों में पूरी भीड़ मची हुई रहती है। देखेंगे नगरों में विभिन्न भाषा भाषी, धर्मों, संप्रदायों, विचारों, जातियों, वर्गों व प्रांतों के व्यक्ति एक साथ रहकर कार्य करते हैं। उनकी वेशभूषा, जीवन स्तर और आदर्शों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार नगर एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है जहां सभी को अपनी रुचि तथा आवश्यकता वाले समूह मिल जाते हैं। व्यक्ति इनमें से किसी भी समूह की सदस्यता प्राप्त करने तथा व्यक्तियों से किसी भी तरह के सामाजिक आर्थिक संबंध रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन गांव में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। गांव में आपको आपके धर्म का ध्यान रखना पड़ता है, आपकी जाति क्या है उसके अनुसार आप लोगों से व्यवहार करते हैं, उनके साथ खान पान का संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, विवाह करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें। आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, ये इंपॉर्टेंट फीचर है नगर का। ठीक है, अगला है विभिन्न आर्थिक वर्ग। ठीक है, इसके बाद है स्थानीय पृथक्करण। अगली जो विशेषता है द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांव जो होता है वहां पर प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और शहरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए हम देखते हैं अगला है सामाजिक समस्याओं का केंद्र। ठीक है, समस्याओं का केंद्र क्यों है? क्योंकि अपराध होता है, संघर्ष होता है, भ्रष्टाचार, मद्यपान होता है, वेश्यावृत्ति होती है, बेकारी, निर्धनता, प्रदूषण, कुपोषण, तमाम सारी समस्याएं शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा। अगला है सामाजिक गतिशीलता, जो कि गांव में उतनी देखने को नहीं मिलती लेकिन शहरों में पाई जाती है। ठीक है, हित प्रधान सहनशीलता, और ये जो लास्ट है शिक्षित और तर्क प्रधान जीवन। गांव में हमने क्या देखा था, अशिक्षा होती है और भाग्यवादिता पाई जाती है। शहर की विशेषता है कि लोग शिक्षित होते हैं और तर्क प्रधान जीवन। ठीक है, यानी कि वो हर बात को ऐसे मान नहीं लेते, उन पर तर्क करते हैं, सवाल करते हैं, जब वो उससे संतुष्ट होते हैं तब वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो गांव होता है वो गांव में अधिकतर रूढ़िवादी लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो देख लें। नगरीय समाज की अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षित और विवेकशील जीवन का होना है। राजनीतिक जीवन के केंद्र होने के कारण नगरों में शिक्षा की सुविधाएं सबसे अधिक हैं और सामाजिक जागरूकता होने के कारण व्यक्ति शिक्षा को सबसे अधिक आवश्यक भी मानते हैं। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का प्रभाव नगर में न्यूनतम यानी कि कम से कम होता है, जो कि गांव में ज़्यादा होता है। नगरीय पर्यावरण में अधिकांश व्यक्ति ऐसे तथ्य में विश्वास नहीं करते जिसे तर्क के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परंपराओं के प्रति उदासीनता और नवीनता के प्रति प्रेम नगर की अस्थायी विशेषता है। गांव की क्या विशेषता है? परंपराओं के प्रति उनको बहुत लगाव होता है। कुछ सामाजिक समस्याएं जिन्हें रूढ़िवादी कहना उचित होगा, नगरों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार नगरीय पर्यावरण कुछ अर्थों में प्रगतिशील है गांव की तुलना में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो आई होप चैप्टर 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। भारतीय समाज की संरचना, ग्राम, कस्बे एवं नगर, ये चीज़ें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी उस पर आप कमेंट करेंगे तो आपको अलग से समझा दिया जाएगा। नोट्स के लिए आप नंबर पर संपर्क कर लेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप जाकर आपको सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, तो नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और भी जो हेल्प होगी आपकी वो की जाएगी। पुराने जो जैसे कि समुदाय का वीडियो हो गया, जाति व्यवस्था के बारे में जो वीडियो हो गए, वो सब ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको आप जाकर देखिए। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप दोबारा पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।